कि हमारे प्यारे देश में इस वक्त जिन शक्तियों के पास शासन और प्रशासन के इख्तियारात हैं, पावर है, वो अपने इख्तियार पावर का इस्तेमाल वो गरीबों की मदद के लिए नहीं कर रहे, वो अधिकार देने के लिए नहीं कर रहे, अधिकार छीनने के लिए कर रहे हैं। परिवर्तन से मुराद सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है। हमारा जो निशाना है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है। इतिहास में बार बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं और फिर अपनी पावर का और अपनी ताकत का बहुत गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। वो कमजोरों, गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगते हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा इसके तमाम साथियों, विशेषकर इसके कायद और सिपहसालार मेरे बहुत प्यारे साथी वामन मेश्राम और महिला विंग की संयोजिका निशा मेश्राम और तमाम साथियों, मंच पर बैठे हुए मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों और इस मैदान में जो हजारों बल्कि शायद इससे भी ज्यादा की संख्या में आए हुए प्रदेश के चप्पे चप्पे से जो मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी आए हैं, उन सबको मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात की क्षमा चाहता हूं कि मैं शारीरिक रूप से इस वक्त वहां पर आपके बीच में मौजूद नहीं हूं। मैं आने के लिए तैयार था, सीट भी बुक हो चुकी थी ताकि मैं फ्लाइट लेकर लखनऊ आ जाऊं, मगर आज सुबह से मेरी तबीयत बिगड़ी और इतना ज्यादा मेरा सांस का मसला बढ़ गया कि डॉक्टरों ने जो मेरा चेकअप किया तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप कम से कम 3-4 दिन तक बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते। मुझे बेड रेस्ट बताया और सख्ती से मना किया। मैंने उनसे बहुत इजाजत चाही मगर उन्होंने इजाजत नहीं दी। इसलिए मैं आपको ये संदेश भेज रहा हूं ताकि किसी हद तक मेरी वहां पर हाजिरी हो सके। देखिए मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, इतिहास में बार बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं और फिर अपनी पावर का और अपनी ताकत का बहुत गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। वो कमजोरों, गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगते हैं। मगर इतिहास में यह भी बार बार हुआ है कि उसी समाज के कुछ लोग जो बहादुर होते हैं, समझदार होते हैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं, अपने देश, अपने वतन, अपने समाज से सच्चा प्यार करते हैं, वो उस जुल्म का मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हैं। समाज के तमाम कमजोरों को इंसाफ दिलाने के लिए, सबको उनके अधिकार दिलाने के लिए और अपने देश और समाज में सचमुच अमन और शांति और इंसाफ की स्थापना के लिए वो
हर मुमकिन कोशिश करते हैं और उसके रास्ते में अगर उनको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं तो वो कुर्बानी देते हैं, उनको बलिदान देना पड़ता है तो बलिदान देते हैं, लेकिन वो बड़े उद्देश्य, बड़े मकसद के लिए, एक बहुत मुकद्दस पवित्र मिशन के लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। और फिर उन थोड़े से लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में एक लंबे समय तक उस समाज में इंसाफ और अमन और शांति का दौरा हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, विशेषकर नौजवानों, मेरी बहनों और बेटियों, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है और ये कहते हुए मुझे बेहद दुख भी हो रहा है कि हमारे प्यारे देश में इस वक्त जिन शक्तियों के पास शासन और प्रशासन के इख्तियारात हैं, पावर है, वो अपने इख्तियार पावर का इस्तेमाल वो गरीबों की मदद के लिए नहीं कर रहे, वो अधिकार देने के लिए नहीं कर रहे, अधिकार छीनने के लिए कर रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे देश में और क्या हो रहा है हमारे इस प्रदेश में? वो उत्तर प्रदेश जिसके सूरमाओं ने, जिसके जवानों ने, जिसके बुजुर्गों ने, जिसके उलमा ने, जिसके मजहबी रहनुमाओं ने, जिसकी महिलाओं ने देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था, आज वही प्रदेश जुल्म का एक जगह बना हुआ है। कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं, जेलों में ठूंसा जा रहा है बेगुनाहों को, हमारी शेड्यूल कास्ट की बच्चियों के साथ, मुस्लिम बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, दिन दहाड़े मॉब लिंचिंग की जा रही है, बूढ़े बुजुर्गों की दाढ़ियां काटी जा रही हैं, लाठी मार मार के तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। किसान भाइयों के ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही हैं, रौंदा जा रहा है। किसानों को नहीं सिर्फ रौंदा जा रहा, संविधान को रौंदा जा रहा है, समाज की एकता को रौंदा जा रहा है, देश की शांति और अमन को रौंदा जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इसको रौंदा जा रहा है। और नफरत का जो जहर घोड़ा है, कुछ लोगों ने उसका नंगा नाच शायद आपने सबने देखा होगा। एक व्यक्ति को मार मार कर पीट दिया गया, जान से मार दिया गया, तो उसके ऊपर एक फोटोग्राफर वो कूद रहा है, खुशी में नाच रहा है। ऐसी अपमानना, ऐसी तौहीन मानवता की हमारे इस देश में, जो महापुरुषों का देश है, जो महात्मा गौतम बुद्धा का देश है, जो महावीर जैन का देश है, जो बाबा साहब अंबेडकर का देश है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी का देश है, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिलहारवी का देश है, जो शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी का देश है, जिन्होंने सबसे पहले आजादी की लड़ाई शुरू की थी। ये उस देश में हो रहा है। अगर हम यहां न होते, अगर हमने अपनी आंखों से हम ये सब न देख रहे होते, अपने कानों से ये सब न सुन रहे होते, तो यकीन मानिए मेरे जैसा आदमी जो भारत के इतिहास का बचपन से छात्र रहा है,
जिसको भारत की क्षमताओं और सलाहियतों पर फख्र रहा है और जिसने अपने खानदान से ये तमन्ना विरासत में पाई है कि इस मुल्क की सेवा करके इसको सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचाना है। मेरे खानदान के पास, मेरे पिताजी के पास, मेरे भाइयों के पास, खुद मेरे पास विदेश में चले जाने के बहुत अवसर थे। शानदार अपॉर्चुनिटीज थी कि हम बाहर जाएं और बड़ी इज्जत पाएं और वो सब कुछ मिले हमको जिसकी कोई दुनिया में एक आम इंसान तमन्ना करता है। मुस्लिम देशों की सरकारों ने, आज मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारे पिताजी को बार बार आमंत्रित किया कि अब आप वहां मत रहिए और आइए हमारे यहां, लेकिन हमारे खानदान, हमारे पिताजी ने यह तय कर लिया और यही वसीयत की, हम लोगों को नसीहत की कि इसी देश में रहना है, यहीं की सेवा करनी है। हमको खुदा ने इस मुल्क में पैदा किया है जिस मुल्क की एक जबरदस्त तारीख है। इस मुल्क की तो इतनी जबरदस्त तारीख है कि हमारे अकीदे के मुताबिक, और इतिहास भी गवाह है इस बात का, कि इंसानों के मालिक ने जब इंसानों को पैदा करके, पहले इंसान को पैदा करके और जमीन पर उतारने का फैसला किया, तो वो देश हमारा देश ही था, भारत, जहां पहला इंसान हजरत आदम को उतारा गया। इसकी बहुत जबरदस्त तारीख है। इस देश की तस्वीर को काला किया जा रहा है, इसके चेहरे को मस्क किया जा रहा है। जिस शख्स को भी इस मुल्क से मोहब्बत है, जिसको भारत से सच्चा प्यार है, उसे इस लड़ाई में शरीक होना चाहिए, इस संघर्ष में कुर्बानी देने के इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरी हमदर्दियां, मेरी शिरकत क्यों है बहुजन क्रांति मोर्चे के साथ, भारत मुक्ति मोर्चे के साथ? इसलिए कि मैं पिछले 15 साल से या उससे ज्यादा समय से देख रहा हूं कि हमारे ये लोग, ये साथी, खाली संवैधानिक तरीके की पाबंदी करते हुए, कानून के उल्लंघन से बचते हुए, कानून की पूरी तरह पाबंदी करते हुए, ये इस देश के अंदर मजलूम समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। उनको भड़का नहीं रहे, उनको लड़ाई पर, उनको कोई हथियार उठाने पर आमादा नहीं कर रहे, उनको आतंकवाद नहीं सिखा रहे, उनको संविधान के दायरे में रहते हुए मिलजुल कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की अपील कर रहे हैं। और ये कोई अपराध नहीं, ये तो सबसे बड़ी सेवा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके बाद तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। वो किसान जो हजारों साल से खामोश सेवा कर रहा है, वो कभी जाहिर भी नहीं करता, कभी शायद हमारा जहन जाता भी नहीं किसानों के एहसानात की तरफ। उन किसानों पर इस तरह का जुल्म, कई बार उस वीडियो को लोगों ने मुझसे कहा कि देखिए, लेकिन एक बार के बाद दोबारा मैं वो वीडियो नहीं देख सका। यहां तक नौबत पहुंच गई है। यह है सत्ता का नशा। कोई मंत्री है तो कोई मंत्री का बेटा है, उसने अपने आप को क्या समझा है, ये उसकी हिम्मत कैसे हो रही है? अगर उसको इस बात का यकीन नहीं था कि मुझे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो वो कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता था। और अब तो अंग्रेजी में जो कहते हैं कि द कैट इज आउट ऑफ बैग, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री खुल्ला वो कह रहे हैं वीडियो में कि तुम भी लाठी उठाओ और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लठ मारो, और फिर उसके बाद अगर जेल जाना पड़ेगा तो क्या हुआ, जेल जाओगे तो महान बन जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, और हम तो हैं ना तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस देश का एक ब्यूरोक्रेट वो साफ साफ ये भी कहने पर मजबूर हो जाता है
कि हम जो कुछ भी करते या कहते हैं वो ऊपर के आदेश पर करते हैं। किसी ने अगर कहा कि सर फोड़ दो, इन किसानों का सर फोड़ दो, तो इसका मतलब है कि उसको कहीं से इजाजत मिली। इजाजत नहीं, ऑर्डर मिला। मेरे भाइयों, ये पानी सर से नहीं छत से ऊंचा हो चुका है। और ये जो कोशिश हो रही है, खुदा करे कि ये कोशिश और ज्यादा सिंसियरली आगे बढ़े। वो ये कि जो मजलूम समाज के लोग हैं और वो करोड़ों की तादाद में, उन्हीं की मेजॉरिटी है, वही बहुमत में है, मजलूम बहुमत में है। हमारे सिख समाज के लोग, हमारे बुद्धिस्ट भाई, हमारे लिंगायत भाई, हमारे जैनी भाई, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, हमारे शेड्यूल ट्राइब के और ट्राइबल आइडेंटिटी रखने वाले लोग नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में हर तरफ फैले हुए हैं और हर एक पर जुल्म हो रहा है। और सबसे ज्यादा तो मुसलमान समाज इस वक्त जुल्म का शिकार है। और मुसलमानों को सामने रखकर असल में तीर तो चलाया जाता है बज़ाहिर मुसलमानों पर, लेकिन निशाना सिर्फ मुसलमान नहीं होते। मुसलमानों से ज्यादा निशाना न जाने और कौन कौन समाज के लोग होते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन वरना मैं और विस्तार से बताता कि क्या चाहा जाता है मुसलमानों को इस तरह डिमोरलाइज करके, इस तरह उनको निशाना बनाकर। अलग अलग सब समाज अगर संघर्ष करते रहेंगे तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। बड़े खुले दिल के साथ सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, अपने अपने संगठनों के साथ, अपने अपने बैनरों के साथ, अपने अपने झंडों के साथ, लेकिन एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी। न हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हैं, न हम किसी संगठन के खिलाफ हैं, न हम किसी विशेष जात के खिलाफ हैं। मैं ये बात 50 बार कह चुका हूं कि हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हैं, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, हम मनुवाद के खिलाफ हैं, हम रेसिज्म के खिलाफ हैं, हम नस्ल परस्ती के खिलाफ हैं। हमारे प्रदेश के इश्यूज क्या हैं? करोड़ों लोगों के जॉब चली गई, बेरोजगार हो गए। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ शहर में एक साहब के बारे में पता चला कि वो एक बड़ी अच्छी जॉब पर थे, बहुत क्वालिफाइड मास्टर्स की डिग्री लिए हुए हैं वो, लेकिन वो एक गार्डन में माली की नौकरी कर रहे हैं, इसलिए उनका जॉब चला गया। आरक्षण के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ताकि किसी को आरक्षण देना ही न पड़े और सारे जॉब्स पर कुछ परसेंट लोगों का कब्जा हो जाए। ये सब, इसको ठंडे पेटों देखते रहना, मुझे माफ करना, मैं कहूंगा कि जो लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते वो बड़े बेगैरत हैं। हमें अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ और साथ ही हिम्मत और बहादुरी के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना होगा। और फिर देखिएगा कैसा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन से मुराद सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा जो निशाना है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है। हम सिस्टम को बदलना चाहते हैं, हम सिस्टम को इंसाफ के उसूलों पर रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं। हमारे देश के, प्रदेश के जो मसाइल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मसला, महिलाओं की इज्जतें महफूज नहीं हैं, इज्जतें लूटी जा रही हैं, रेप किया जा रहा है, इबादतगाहों को तोड़ा जा रहा है, दरगाहों को डिमोलिश किया जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। और इन सारे
इश्यूज की तरफ से, जो असली इश्यूज हैं और भी इस तरह के इश्यूज हैं, उधर से ध्यान भटकाने के लिए कैसे कैसे नॉन इश्यूज को उठाया जा रहा है। मुझे अपने धर्म के बदलने का भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है। मैं अगर अपनी स्टडी के जरिए, अपने रिसर्च के जरिए अगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस घर में मैं पैदा हुआ, वह उस घर से मुझे जो धर्म मिला, उस धर्म के बजाय मुझे फला धर्म में जाना चाहिए, तो ये मुझे अधिकार दिया है मेरे संविधान ने, मेरे देश के संविधान ने। और अगर अपना धर्म अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के नतीजे में बदलना अपराध है, तो मुझे कहने दो साफ साफ कि सबसे पहले अपराधी इस देश में फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करार दिए जाएंगे। क्या उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था? उन्होंने तो क्या क्या जुमले कहे थे, मैं उन जुमलों को दोहराना नहीं चाहता। बोले मैं जानता हूं कि अगर कुछ मीडिया के लोग बैठे होंगे हाँ, तो वही जुमला पिक कर लेंगे और बस मेरी सारी बात है उसको छुपा देंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन करने को कहा था। क्या उनसे बढ़कर कोई हम लोग कानून को जानते हैं? क्या हमारे देश में कानून का जानने वाले उनसे बड़े भी कोई गुजरे? उन्होंने तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, खुद संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन बनाए गए। इसीलिए बनाए गए कि उस वक्त मानना पड़ा लोगों को कि जो दिमाग कानून के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का है वो किसी और का नहीं है, इसलिए उनको चेयरमैन बनाया गया। और वो इसका मतलब है कि वो कानून जानते थे, इंटरनेशनल लॉ भी जानते थे, भारत के संविधान की आत्मा को भी वो जानते थे। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, और मैं काश कि मैं इस वक्त वहां बैठा होता और मैं आपसे गुजारिश करता और आप ये करता कि आप पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, न्यायिक पूर्ण तरीके से कानून की पाबंदी करते हुए, संविधान का पालन करते हुए तमाम कमजोर और मजलूमों के अधिकारों को दिलाने के लिए आप इकट्ठा हो जाइए। और मैं ये भी दरखास्त करूंगा बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों से, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों से, मैं बहुत सौ के नाम जानता हूं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि चूंकि हालात बहुत हंगामी हैं, तो इसलिए वो सब संगठनों से लोगों से खुद मिलें, जाकर लोगों को आमंत्रित भी करें और जा जाकर मिलें। हर समाज के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो कुछ सिंसियर लोग हैं, जो कुछ संगठन चला रहे हैं, कोई आंदोलन या कोई मूवमेंट चला रहे हैं, वो चाहे किसी भी समाज के हों, उनसे जाकर खुद मिलें और उनको आमंत्रित करें इस बात पर कि किस तरह हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर सब लोग एक साथ जमा हो सकते हैं। मुझे आप ये कहने दो कि अगर ये चीज हमारे अंदर रही कि सब लोग मेरे फॉलोअर बन जाएं, तो हम सब इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। हमें तो ये कोशिश करनी पड़ेगी, और मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये बात कह रहा हूं कि भाई हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सब लोग हमारे संगठन के अंदर शामिल हो जाएं, सब लोग हमारे फॉलोअर बन जाएं। हम सब साथी बनकर, हम सब एक टीम बनकर इस प्रदेश की और इस मुल्क की तरक्की की कोशिश करें। हम इसको बुलंदी और ऊंचाइयों के हिमालय पहाड़ तक पहुंचा दें। हम इसके अंदर एक मॉरल परिवर्तन लाएं, एक अखलाकी सुधार लाएं। ये बेईमानी, ये करप्शन, ये रिश्वतखोरी, तो कोई काम ही नहीं होता रिश्वत दिए बगैर। एक फाइल एक टेबल के कोने से दूसरे कोने तक नहीं जाती रिश्वत के बगैर। शर्म आती है। यकीनन एक भारतीय नागरिक होने की हैसियत से इन बातों को देखकर शर्म आती है। क्या हो गया है? एक गरीब बीमार आदमी को अच्छा इलाज नहीं मिल रहा, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, प्राइवेट अस्पताल लूट मार करने पर लगे हुए हैं। बहुत कुछ काम करना है,
मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूं, बस ये चाहता हूं कि जल्द अज जल्द एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हों, एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करें, एक दूसरे की राय का आदर करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करें, टॉलरेट करें, आपस में डायलॉग शुरू हो और बढ़े। कोई जरूरी नहीं कि मेरी हर बात से आप सहमत हो और बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपकी हर बात से मैं सहमत हूं, लेकिन क्या कुछ बातें ऐसी नहीं हैं जिन पर हम सहमत हैं? क्या इसमें भी कोई इख्तिलाफ है कि हमको न्याय को स्थापित करने के लिए मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए? क्या इसमें भी आपस में कोई राय अलग अलग है कि हमें देश से करप्शन को दूर करना चाहिए, अन्याय और जुल्म को दूर करना चाहिए, एक अच्छी प्रोग्रेसिव सोसाइटी को जो रीजन पर यकीन रखती हो, जो लॉजिकल अप्रोच रखती हो, जो अंधविश्वास से निकल गई हो, क्या ऐसी सोसाइटी के बनाने की जरूरत पर से भी किसी को इख्तिलाफ है? मैं आखिर में युवाओं को खास तौर पर आवाज देता हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ए अजीज नौजवानों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम देश का भविष्य हो। मैं अपनी बहनों और बेटियों को भी आवाज देता हूं, आपकी कुर्बानियां बहुत रंग लाई हैं, तारीख ये बताती है। आप अब सब उठ खड़े हों और आप अपनी दूसरी फैमिली की, परिवार की जिम्मेदारियों को अदा करते हुए आप समाज को भी सुधारने की कोशिश करें और आपस में जितने भी अलग अलग धर्म के मानने वाले या अलग अलग जात के लोग, अलग अलग समाज में लोग जो हैं, जो इस संघर्ष में शरीक हैं, वो एक दूसरे से एक पर्सनल ताल्लुकात बनाएं, अपने मोहल्ले के स्तर पर, अपने गांव के स्तर पर आप एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे से मिलें, फैमिलीज एक दूसरे को इनवाइट करें, हमारी महिलाएं आपकी महिलाओं से उनकी दोस्ती हो। यकीन मानिए 99% गलतफहमियां हैं जो प्रोपेगेंडे की वजह से हैं, वरना सबकी कामनाएं एक हैं, सबकी पसंद एक है। जरा मिलकर बैठिए तो आपको थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद ये लगेगा कि हम तो इनको कुछ और समझते थे, ये तो कुछ और निकले। ये जो हमारा आपस में मिलना जुलना कम हो रहा है, मैं इस पर हमेशा जोर देता हूं और आज की इस महारैली में अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूं कि सिर्फ रैली और महारैली में इकट्ठा होने को खुदा के वास्ते काफी मत समझिए। आप आपस में मिलजुलिए, आपस में गले मिलिए, आपस में दूसरे से करीबी संबंध बनाइए। अगर आपको एक दूसरे के बारे में कोई शिकायत या गलतफहमी है तो शरीफ आदमी एक दूसरे के पीछे नहीं कहता, सामने कहता है कि भाई हमें आपके बारे में ये बताया गया, हमें ये लगा कि आपके समाज में ये चीज है, तो वो उस गलतफहमी को दूर कर देगा। आपस में जरूर अपने संबंध बनाइए। और फिर आज आपने लखनऊ से जिस मुहिम का आगाज किया है, अब ये मुहिम चलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तेज होनी चाहिए और पूरे प्रदेश के हर कच्चे पक्के घर तक इसका एक पैगाम पहुंचना चाहिए, ताकि हम सब मिलजुल कर अपने प्रदेश के अंदर भी एक अच्छी तब्दीली ला सकें और फिर प्रदेश के बाद पूरे देश के अंदर हम तब्दीली ला सकें। मैं बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूं और इस पर अफसोस का इजहार एक बार फिर करता हूं कि मैं अपनी बीमारी की वजह से वहां नहीं आ पाया और आपने ये मौका दिया कि मेरी आवाज दूर बैठकर भी आपने सुन ली। आप सबका और इस